नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृति टीवी के पॉडकास्ट पर। तो आज है हमारे साथ वर्ल्ड के यंगेस्ट रेकी हीलर जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप थैंक यू सो कैसे मच हैं? फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो आज हम आपसे रेकी के बारे में A to Z सब कुछ जानेंगे। आई होप कि आप हमें अच्छे से सब कुछ बताएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। जी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप हमें बता सके रेकी के बारे में सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि रेकी क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज डू टेल अस। ओके, देखिए, हर एक चीज़ पूरी दुनिया में एनर्जी से ही बनी हुई है। ये मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ के या रेकी के बारे में कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। ये इवन क्वांटम फिजिक्स में मेंशन्ड है कि हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। एंड हर एनर्जी, चाहे वो ये कैमरा हो जिससे शूट हो रहा है, या ये माइक हो जिसको हमने पहना है, या हमारा शरीर हो, या हमारा मन हो, या बुद्धि, हर एक चीज़ एनर्जी से ही बनी हुई है। और जब भी इन एनर्जीज़ में नेगेटिव एनर्जीज़ बढ़ती हैं, अब इन एनर्जीज़ में दो तरीके की एनर्जीज़ होती हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में और हमारे अंदर भी दो तरीके की एनर्जीज़ हैं। वो है पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव एनर्जीज़। तो जब भी नेगेटिव एनर्जीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डोमिनेशन बढ़ता है, तो हम अलग अलग तरीक़ों की प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू करते हैं। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में, एज यू आस्क्ड, कि जो 5 स्पेसिफिक सेक्टर्स में इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जब एनर्जीज़ नेगेटिव होती हैं, तो दैट इज़ प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फिनेंशियल हेल्थ। लाइफ में ये ही घूम फिर के लोगों की यही 5 प्रॉब्लम्स हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज़ का डोमिनेशन कम हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ का डोमिनेशन ही इन सब का मूल कारण है, इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो रेकी एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए इन नेगेटिव एनर्जीज़ को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाता है। सो आपने कई बार रेकी के बारे में जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो आपको दिखा होगा कि ये जापानीज़ हीलिंग थेरेपी है। इट्स एन इंडियन हीलिंग थेरेपी। गौतम बुद्धा यूज्ड टू डू दिस हीलिंग थेरेपी। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भारत से जो भारत के बाहर गई हैं और लोगों ने बोला है कि हमारे देश से। चाहे वो आज के टाइम पे जो योगा का सर्टिफिकेट भी मिलता है एज अ टीचर का, उसका सर्टिफिकेट भी अमेरिकन अलायंस देती है। सो ऐसे ही रेकी भी हमारे अथर्ववेद के 146वें खंड में स्पर्श चिकित्सा के नाम से मेंशन्ड है। वही गौतम बुद्धा यूज्ड टू डू, एंड देन धीरे धीरे भारत से लुप्त हुई एंड वो जापान जाकर प्रचलित होना शुरू हुई। ओके, ग्रेट। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में रेकी फर्स्ट टाइम कब आया? जब मैं 12 साल का था, ऑलमोस्ट 2013 या 2014 बिगनिंग की बात है। एंड डेफिनेटली मैं ध्यान करता था। जब मैं 7 साल की एज का था, तब मेरे डैड ने मुझे ध्यान करना शुरू करवाया था। एंड उसके बाद 2013 में या 2014 में एक रेकी से एक जुड़ाव हुआ, और वो भी डैड के ज़रिए ही रेकी के बारे में मैंने जाना। और मैंने सीखा रेकी, क्योंकि ऑफ कोर्स एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन था कि हाँ, एनर्जी समझते हैं, एक इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा। बट ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि रेकी को लेकर आगे जाना है और लोगों के लिए करना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है, या अगर आप ऐसी किसी कोई पद्धति कर रहे हैं जिसमें आपको लोगों की सेवा करना है, वो करने के लिए आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होना चाहिए। आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट ज़रूर होता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आपका उस विद्या पे, उस शक्ति के को लेकर भरोसा और ज़्यादा जागता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मेरी मम्मी के साथ। उनको थ्रोट कैंसर डायग्नोस किया था डॉक्टर्स ने, एंड 3 महीने की हीलिंग से उनका कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था वो कैंसर। एंड सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोस किया था, उन्हीं डॉक्टर्स ने बोला कि इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको दोबारा नहीं आना है, एंड ये प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। और हमें नहीं पता ये प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म हुई। सो दिस वॉज अ मोमेंट जहाँ पे मैं और मेरे डैड बात कर रहे थे कि स्पेसिफिकली इन फील्ड्स में पेरेंट्स कई बार ऐसा बोलते हैं कि इतना क्या स्कोप है, क्या करोगे आगे, कहाँ अपना जीवन कैसे चलाओगे इस माध्यम से। तो उस टाइम पे मेरे डैड ने मुझे ये बोला कि अगर लोगों का कैंसर जैसी चीज़ से इलाज हो रहा है रेकी से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मेरे लाइफ का एक फ़िल्मी लेवल में अगर बताऊँ तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मुझे एक्चुअली एक पर्पस मिला कि हाँ, मुझे रेकी ही करना है, जिससे जो भी ड्यूटीज़ मिलती जा रही हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, मैं उनको हील करता जाऊँ। और मैं हील करता क्या ही जाऊँ, मैं जस्ट एक माध्यम हूँ। जो भी कर रही हैं वो रेकी एनर्जीज़ हैं। एंड रेकी मतलब ही ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है। तो हर एक ऊर्जा रेकी ही है।
अब उसके नाम अलग अलग बहुत सारे लोगों ने रखे हैं, तो फिर बात अलग है। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आज के टाइम पे एवरीवन आस्क फॉर प्रूफ, ठीक है? तो अगर हम इसको साइंस से रिलेट कर सके तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक किरलियन फोटोग्राफी है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं ये बोलूँगा, साइंस में वो चीज़ें प्रूव हो रही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। पहले भी सेब गिरा था, सेब गिरा था, ग्रेविटी थी इसीलिए वो गिरा। हम ये नहीं कर सकते कि सेब गिरा, जिन्होंने उसको इन्वेंट किया ग्रेविटी को, वो बोलें कि इसके बाद से ही ग्रेविटी आनी शुरू हुई है दुनिया में, उसके पहले ग्रेविटी थी ही नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो साइंस वो चीज़ें ही प्रूव कर रहा है जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर साइंस ने एग्जैक्टली अपने लेवल पे कुछ चीज़ें प्रूव नहीं की हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो बोलते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो अगर वो चीज़ें साइंस नहीं प्रूव कर पा रहा है तो उसने वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो है नहीं। नाउ कमिंग टू एन एक्सप्लेनेशन टू रेकी, कि रेकी में एक किरलियन फोटोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा। किरलियन फोटोग्राफी इज़ अ कैमरा जिससे आप अपने ऑरा की पिक्चर ले सकते हैं। आपके ऑरा की फ़ोटो ली जा सकती है एक साइंटिफिक कैमरा से। उस कैमरा से जो फ़ोटो बनकर आएगी, आपके आसपास अलग अलग रंग, अलग अलग जो एनर्जी को सिंबलाइज करने वाले कलर्स हैं, वो कलर्स आपके अराउंड, आपकी बॉडी के अराउंड होंगे। उस कैमरा से हर उस चीज़ की फ़ोटो ली जा सकती है, ऑरा निकाला जा सकता है जिसका ऑरा होता है, चाहे वो पत्तियों का ऑरा हो या चाहे वो ह्यूमन बॉडी का हो। तो उस कैमरा से ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जहाँ भी ये सिंबल्स, रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं, तो जहाँ भी वो सिंबल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे उस कैमरा से प्रूव किया गया है कि नेगेटिव एनर्जीज रिपल आउट होती हैं, जो नेगेटिव कलर्स होते हैं वो रिपल आउट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। तो वो सिंबल्स हम चाहे किसी ह्यूमन बॉडी में बनाए तो नेगेटिव एनर्जीज दूर जाएंगी एंड पॉजिटिव एनर्जीज पास आएंगी, या वो चाहे हम किसी स्पेसिफिक जगह पे वो सिंबल्स बनाए तो उस जगह की भी एनर्जीज सही की जा सकती हैं, उस जगह की भी एनर्जीज पॉजिटिव की जा सकती हैं। सो दिस इज अ वे हाउ रेकी इज प्रूवन साइंटिफिक। सो यू आर सेइंग कि रेकी जो है एक एनर्जी है और उस कैमरे से हम कैप्चर कर सकते हैं, तो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है। या ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी के टाइम पे जो अभी की जनरेशन है वो मैनिफेस्टेशन जो टर्म है उसके पीछे बहुत भागती है। उन्हें लगता है कि मैं ऐसे बैठे बैठे मैनिफेस्ट करूँगी तो हो जाएगा, आई विल जस्ट सिट हियर और मैनिफेस्ट करने के बाद एवरीथिंग विल बी डन। तो आपका क्या कहना है, क्या ये रिलेटेबल है रेकी से मैनिफेस्टेशन? ओके, देखिए पहले तो एक जो बहुत ही फेमस लाइन है और भगवत गीता में भी लिखी हुई है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो जो आपने बोला कि आजकल की जनरेशन सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट कर रही है और सोचती है कि सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्ट करके सब कुछ हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करें और उसको लेकर कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं तो उस मैनिफेस्टेशन का कोई मतलब नहीं है। फर्स्टली, मैनिफेस्टेशंस आर एक्चुअली वेरी पावरफुल एंड सिंपल स्टेटमेंट्स जिसको आप बार बार दोहराते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट इनपुट करते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच मानने लगता है। एंड एक्चुअली आप ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि जब भी आप अपने किसी आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो उस आइडिया से रिलेटेड आज कल 5 साल पहले 10 साल पहले जो भी नॉलेज आपके अंदर है वो नॉलेज अचानक से आपको याद आने लगता है। या आप ऑब्जर्व करेंगे, आप अभी ही जो लोग देख रहे हैं वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिक सा भी आइडिया सोचिए, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा आपने कंज्यूम किया है अपने पूरी लाइफ में, वो सारा डेटा आपको अगर नेसेसरी है तो वो आना शुरू हो जाएगा। सो ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। एंड जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में सही थॉट्स और जो आप चाह रहे हैं वो थॉट्स डालते हैं एंड एक्चुअली आसपास की चीज़ें वैसी होने लगती हैं। नाउ रामायण में एक स्वर्ण मृग की बात की गई है जिसको पाने के लिए सीता जी ने राम जी को बोला था कि मुझे ये चाहिए। वो स्वर्ण मृग आज के टाइम में कस्तूरी मृग के नाम से जाना जाता है और कस्तूरी मृग एक्चुअली थोड़ा गोल्डनिश कलर में होता है एंड उसमें एक बहुत प्यारी सी सुगंध होती है। और उस मृग को, उस हिरण को ये नहीं पता होता कि वो जो खुशबू आ रही है वो उसके अंदर से आ रही है, इसलिए वो पूरा जंगल ढूंढता रहता है, पूरी आसपास सारी जगह खोजता रहता है और अंत में जाके उसको पता चलता है कि वो खुशबू उसके अंदर ही आ रही थी। वैसे ही आज के टाइम पे ह्यूमंस अलग अलग चीज़ों में परेशान है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर लेता हूँ तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं वो एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, या मेरे पास अगर ये कार होगी या वो चीज़ होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, बट एक्चुअली उसकी खुशी उसके अंदर ही है।
और ये पावर, ये खुशी से भी रिलेट कर सकते हैं आप इस एग्जाम्पल को, और पावर से भी आप इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो सुगंध है जिससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर जाननी चाहिए, और रेकी जब आप करते हैं, रेकी की जो एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं, तब इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसकी पावर दुगनी हो जाती है। दुगनी भी बहुत कम एनर्जी में बोल रहा हूँ। रेकी में आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी से कनेक्ट होते हो, और जब आप मैनिफेस्ट तब करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली 10x बढ़ जाता है वैसे। तो क्या हम लाइक डेली लाइफ में रेकी को यूज़ कर सकते हैं? हाउ डू वी परफॉर्म इट? ओके, सी रेकी आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तो आप रेकी हीलर के पास जाके रेकी हीलिंग करवा सकते हैं अपनी। वो डिपेंड करता है कि आपको किन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए रेकी हीलिंग करवानी है। अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं जिसको आपको ठीक करवानी है, तो आप रेकी हीलिंग करवा सकते हो। वहीं अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और बेहतर करनी है और पॉजिटिव करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी जॉब में हो और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं लेकिन आपको और ग्रो करना है, उन चीज़ों के लिए भी आप रेकी हीलिंग करवा सकते हो। बट नाउ एक लेमैन रेकी हीलिंग खुद से कर सकता है या नहीं, द क्वेश्चन इज दिस। तो लेमैन को पहले रेकी हीलिंग आनी चाहिए। हम सभी के अंदर वो हीलिंग पावर होती है। अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अगर आपका सर दर्द दे रहा है, आपकी थोड़ी तबीयत भी अगर ख़राब है, और आप रात को सोएं और सुबह उठें, तो आपको अलग एक फ्रेशनेस फील होती है, एक्टिवनेस फील होती है। तो कहाँ से आई वो एक्टिवनेस? आप कैसे ठीक हुए? आप अपनी ही एनर्जी से कनेक्ट करके अपने आप को ठीक किया आपने रात को जब आप डीप स्लीप में गए हो। तो डीप स्लीप में जाने से पहले एक थीटा स्टेज होता है, जिस स्टेज में हीलिंग पावर्स जो आपकी बॉडी में है वो आपकी पूरी बॉडी को हील करती हैं। तो रेकी के प्रोसेस है आप कॉन्शियस माइंड से, ये तो आप नींद में जा रहे हो इसलिए आप थीटा स्टेज पे पहुंच रहे हो, लेकिन कॉन्शियस माइंड से जागते हुए आप थीटा स्टेज में कैसे पहुंचे, वो और रेकी के प्रोसेस से आप लोगों को और खुद को कैसे हील करें, ये रेकी का अट्यूनमेंट आपको देता है। तो आपको रेकी करने से पहले रेकी हीलिंग आनी चाहिए, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप खुद को हील कर सकते हैं। ओके, तो रेकी के लिए हमें रेकी हीलर के पास जाना पड़ेगा जी, अगर आपको रेकी हीलिंग नहीं आती। बट मेरा एक विजन ये भी है कि ऑलमोस्ट हर एक या दूसरे घर में रेकी हीलर होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसको बहुत ही ज़्यादा कमर्शियलाइज किया जा रहा है एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग प्रैक्टिसेस लोग कर रहे हैं रेकी को लेकर, तो जितना बेहतर है कि हर घर में रेकी हीलर हो तो बेहतर है, ताकि ये बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज ना हो एंड अपने घर के डॉक्टर आप खुद बन सकते हो। राइट। आप जो भी बोल रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन और रेकी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो क्या वो सिमिलर है? अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है? ओके, देखिए मेडिटेशन जो एक चीज़ है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। मेडिटेशन हर एक चीज़ में कॉमन है, हर धर्म में मेडिटेशन कॉमन है। अगर हम पूजा कर रहे हैं अपनी आंख बंद करके, तो भी हम ध्यान से पूजा कर रहे हैं। हम अगर दूसरे धर्म में है, अगर मैं नमाज की भी बात करूं, तो आप आंख बंद करके नमाज अगर आप कर रहे हो तो भी आप ध्यान लगाकर नमाज कर रहे हो। अगर आप कैंडल भी जला रहे हो या जो भी अपने अपने कल्चर या अपने अपने रिलीजन में प्रे करने के प्रोसेसेस हैं, उसमें भी अगर आप अपना काम कर रहे हो तो उसमें भी आप ध्यान लगा के कर रहे हो। तो हर रिलीजन का सबसे कॉमन फैक्टर है ध्यान। आपने सुना होगा कि बचपन में मम्मियाँ हमें बोलती थी कि ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान 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 ध्यान। हमने बहुत ही लाइटली लिया, लेकिन ध्यान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेकी में भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी हीलिंग में अगर आपके पास हीलर है, अगर आप किसी हीलर के पास जा रहे हो, तो हीलर अपने इंट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें बताता है। उस इंट्यूशन के लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन कमिंग बैक टू क्वेश्चन, रेकी एंड मेडिटेशन है अलग अलग, लेकिन बिना मेडिटेशन के दुनिया में कोई भी चीज़, बिना ध्यान के दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो रेकी के लिए भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान में आप अपने एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आप उस सुपीरियर एनर्जी से एक हो जाते हो जब आप ध्यान कर रहे हो। लेकिन रेकी हीलिंग के माध्यम से आप अपने आप को ठीक भी कर सकते हो और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर सकते हो और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। राइट। सो इट्स बिट डिफरेंट, आई विल से। या ओके, तो दीज आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ रेकी। अगर हम इसको अच्छे से परफॉर्म ना करें तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? रेकी का ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है कि रेकी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और दूसरी इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई रेकी हीलर
बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीज़न ऐसा कुछ सोच रहा है कि मैं रेकी हीलिंग किसी के कुछ बुरा करने के लिए कर दूं, तो जिस मोमेंट में वो ऐसा मन में थॉट भी लाएगा तो उसी मोमेंट में वो उसके बाद से रेकी की ऊर्जाएं, रेकी की जो वाइब्रेशंस हैं वो फील करना बंद कर देता है। तो किसी भी रेकी हीलर से आपको खतरा भी नहीं है कि कोई रेकी हीलर आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ करेगा, वो भी नहीं होता है। रेकी के कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आई हैव हर्ड कि रेकी को काफ़ी बार ऐसे ब्लैक मैजिक के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, द वे रेकी हीलर परफॉर्म द थिंग, तो वो काफ़ी डिफरेंट लगता है, काफ़ी काला जादू टाइप उसमें वो फील आती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक स्पेसिफिक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, एंड ब्लैक मैजिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये काफ़ी सारे मिथ्स हैं। एंड जो लोग ये मिथ्स फैला रहे हैं, आई विल जस्ट से देम कि आप पहले एक्सपीरियंस करें, एंड एक्सपीरियंस करने के बाद आप ऐसे कुछ कमेंट्स पास करें तो समझ में आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इन चीज़ों से दूर हैं। पहली चीज़, आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपने अपना एक मन बना लिया है कि दुनिया ऐसी ही है। ये बोलना सही है कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या ये चीज़ शायद ब्लैक मैजिक हो सकती है या नहीं हो सकती। जो लोग इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपने माइंड को थोड़ा आप ओपन करिए। पहले जब तक आप चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं पास कर सकते। दूसरी चीज़, इसका ये कोई भी कनेक्शन ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है। रेकी जस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। रेकी नेगेटिव एनर्जीज से कुछ भी डील नहीं करता। यूनिवर्स की किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को नहीं छेड़ता है। इट जस्ट आपकी बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज डाउन करता है, एंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही भरता है। तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा जिससे आपको मेंटली या फिजिकली अफेक्ट हो। तो इसका मतलब है रेकी मतलब एक इंसान की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, द वे द पर्सन इज लिविंग उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जी। ओके, सो एज यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो क्या अब इससे भी उसका कोई ताल्लुकात है रेकी से? रेकी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग, ये तीनों में कहीं ना कहीं, भले ही एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं हैं, एक तीनों ही कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, लेकिन इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो है ध्यान। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट आपके नंबर्स भी सही कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेम में भी चेंजेस दे रहा है, तो उसमें भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर वो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है, तो टैरो कार्ड रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट 78 कार्ड्स। उसमें जो कार्ड्स होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट 78 कार्ड्स। जब आप टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो तो वो कार्ड्स को देखकर उस वक्त टैरो कार्ड रीडर को क्या इंट्यूशन आ रहा है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इंट्यूशन आपको तभी आता है जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, जब आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत कम रहेगा। सो इंट्यूशन लेवल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड विदाउट मेडिटेशन, विदाउट इंट्यूशन, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिशनर विदाउट मेडिटेशन आप इंट्यूशन नहीं पा सकते हैं। बिना इंट्यूशन के कोई भी एस्ट्रोलॉजर या रेकी हीलर या टैरो कार्ड रीडर या इन चीज़ों से जुड़ा हुआ लोग बिना इंट्यूशन के कुछ भी नहीं कर सकते। इंट्यूशन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। तो यू आर सेइंग इफ आई एम नॉट कनेक्टेड टू माई सेल्फ अपने लेवल पर, तो टैरो कार्ड रीडर नहीं बता सकता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में? नहीं, व्हाट आई सेड कि अगर टैरो कार्ड रीडर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, टैरो कार्ड रीडर के पास इंट्यूशंस की पावर नहीं है, टैरो कार्ड रीडर इंट्यूशन के जरिए बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कर पा रहा है, तो दैट पर्सन कैन नॉट डू टैरो कार्ड रीडिंग। उसको भी ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। तो हाउ डू यू डू इट? अब कैसे करते हैं आप? किसी की एनर्जी के बारे में कार्ड्स के जरिए कैसे पता लगा लेते हैं? आपके लाइफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कंसेंट। आप एक टैरो कार्ड रीडर के पास पूरे ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ और एक लव, डिवोशन और सरेंडरिंग एनर्जी के साथ जाते हैं, और आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और कंसेंट देते हैं उसको। प्लस उन कार्ड्स को हम रेकी के माध्यम से या जिस भी मोडालिटी से वो रीडर जुड़ा हुआ है, वो उन कार्ड्स को एनर्जाइज करता है टू गिव यू सजेशन, टिप्स एंड गाइडेंस। तो जब भी हम उनको एनर्जाइज करते हैं, उसके बाद आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स निकलते हैं,
अगेन एज आई सेड कि सिर्फ 2-3 कार्ड जो आप पिक करते हैं उसके बेसिस पे नहीं होता है। हर एक कार्ड के अपने एक 10 से 15 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है उस कार्ड का क्या मीनिंग होगा। देन वो कार्ड के साथ दूसरा कार्ड क्या आ रहा है वो कंप्लीटली पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। वो 15 मीनिंग्स वगैरह वगैरह सब दूर चले जाते हैं दूसरे कार्ड के बेसिस पे। तो इतने सारे कैलकुलेशन के बाद भी अगेन एट द एंड इंट्यूशन आता है कि इन सबको देख के आपके थॉट्स क्या चेंज हो रहे हैं जो रीड कर रहा है, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, सामने वाले के फेस की एनर्जीज कैसी हैं, सामने वाले की ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं, उन सभी का मर्जअप होता है टैरो कार्ड रीडिंग के आंसर्स में। ओके, सो एज यू सेड कि आप अपनी रीकी हीलिंग पावर से आप उसको समझ जाते हैं कि जो पर्सन है सामने आपके बैठा है उसके अंदर क्या चल रहा है, और उस एनर्जी के ज़रिए आप उसे बता सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सारे टैरो कार्ड रीडर्स के पास रीकी हीलिंग पावर होती है? अगेन एज आई सेड कि जो भी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है उसके पास अपनी मोडालिटीज़ होती हैं। एंड ज़रूरी नहीं है अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपसे कोई हीलिंग थेरेपी आपको आनी चाहिए, बट एटलीस्ट उन कार्ड्स से कनेक्ट होने की पावर आपके पास होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई आई सेड कि रीडिंग करने के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए कोई हीलिंग थेरेपी आने की ज़रूरत नहीं है, रेकी आने की ज़रूरत नहीं है, बट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एज अ टैरो कार्ड रीडर तो आप दूसरों को क्या ही कनेक्ट करवाओगे अपने आप से। तो आपको खुद कनेक्ट होना ज़रूरी है, जिसके बाद आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि वो अपने आप से कैसे कनेक्ट हो। ओके, सो कैन वी से कि रेकी जो है वो मेडिटेशन का अपर लेवल है? नहीं, देखिए मेडिटेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। रेकी हीलिंग इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस जिससे अलग अलग चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। बट हाँ, रेकी हीलिंग कर कोई भी सकता है, बट उसका एक अपना प्रोसेस होता है। तो दैट आई विल से। कूल। इसके बाद न्यूमरोलॉजी पर आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नंबर्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? सी नंबर्स, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं की जा सकती है? माई डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्टली ऐसी एक चीज़ जो आपके लाइफ में कभी भी चेंज नहीं की जा सकती। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं 3 तारीख को पैदा हुई हूँ तो चलो 4 को हो जाते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो उस डेट ऑफ बर्थ, जिस समय पे आप पैदा हुए हैं उस समय पे प्लानिटरी सिचुएशंस क्या थी, उस समय पे क्या एनर्जीज ओवरऑल क्या थी, वो सारी चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम में आके कैलकुलेट हो जाती हैं और इवेल्युएट हो जाती हैं। नाउ कम्स की न्यूमरोलॉजी और नेम का क्या कॉम्बिनेशन है। हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट होता है और हर एक लेटर का अपना एक प्लैनेट होता है। सो वैसे ही हर एक लेटर का भी अपना एक प्लैनेट हो गया, क्योंकि हर एक लेटर का अपना एक नंबर है। नाउ जब भी हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स आपको मेजरली मिलते हैं, दैट इज रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। रूट नंबर आप कैलकुलेट करते हैं आपकी जो डेट है, सिर्फ डेट। फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 27 जून, तो उसका जो 27 है उससे कैलकुलेट करके जब वो सिंगल डिजिट में आएगा तो वो बनता है रूट नंबर। दैट मीन्स 27 इज 7 + 2, दैट इज 9। 9 इज द रूट नंबर ऑफ दैट पर्सन। तो ऐसे रूट नंबर कैलकुलेट होता है। जब डेस्टिनी नंबर की बात की जाती है तो फॉर एग्जाम्पल 27 जून 2000 ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो 2 + 7 + जून इज 6, 2 + 7 + 6 + 2000 का 2, इसको ऐड करके जो नंबर आएगा वो होता है डेस्टिनी नंबर। तो इन 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से, इन 2 नंबर के इवैल्यूएशन से, और अगेन इंट्यूटिवली आपके दिमाग में चीज़ें क्या आ रही हैं, क्योंकि इंट्यूशन अगेन आपके पास क्या डेटा है, क्या नॉलेज है, उसके बेसिस पे भी काफ़ी सारे अलग अलग इंट्यूशंस इंसान को आते हैं। सो उस रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करके जो नंबर सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है उस नंबर का आपको नाम दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जिनका रूट नंबर 3 है उनका नाम के लिए जो बेस्ट नंबर्स होंगे वो है 3, 6 एंड 9। 3, 6 एंड 9 आर द यूनिवर्सल फ्रेंडली नंबर। जिनका रूट नंबर 1 है उनके लिए 1, 2, 4 एंड 7 के रूट नंबर वाले लोग काफ़ी अच्छे होंगे और उनके लिए ये नाम भी फेवरेबल होंगे, इस कैलकुलेशन के नाम भी फेवरेबल होंगे। लेकिन अभी आता है कि अगर एक नंबर वाला जो है उसके लिए 1, 2, 4 एंड 7 तो फेवरेबल है, लेकिन अब आता है कि उसका डेस्टिनी नंबर क्या है। उसका डेस्टिनी नंबर क्या है, वो किस प्रोफेशन में है, उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, वो क्या करते हैं,
उसके बेसिस पे हम उनको बताएंगे कि 1, 2, 4 एंड 7 में बेस्ट नंबर आपके लिए कौन सा है, एंड अकॉर्डिंगली आपको नाम में फिर हम चेंजेस करके देते हैं। और फिर आपको जो प्लानिटरी एनर्जीज नहीं मिल रही हैं वो प्लानिटरी एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगेन एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि प्लानिटरी एनर्जी से क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक मून के मूवमेंट से अर्थ में 60 to 70% या वॉट एवर XYZ% मेजर परसेंटेज ऑफ अर्थ इज फिल्ड अप ऑफ वाटर। सिर्फ एक मून के मूवमेंट से या किसी एक प्लानिटरी मूवमेंट से पूरे विश्व में कई सारे जगहों पे सुनामी आ जाना, फ्लड्स आ जाना, अलग अलग शिफ्ट्स आ जाना पूरे एनवायरनमेंट में, ये पॉसिबल है। तो सेम वे हमारी बॉडी में 60 to 70% पानी है, तो सोचिए हमारे बॉडी में कितने चेंजेस आते होंगे, आपकी बॉडी में कितने बदलाव आते होंगे। तो इसलिए प्लानिटरी एनर्जीज आपके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, तो वो अलाइन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक छोटी छोटी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपके लाइफ में। अगर हम सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले लें कि लोग बोलते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। अभी आप देखिए कि लोग बोलते हैं तांबे के लोटे में या तांबे के किसी बर्तन में आपको जल देना चाहिए। जैसे ही आपने तांबे के बर्तन में थोड़ी देर जल रखा तो वो क्या बन गया, तांबे का पानी बन गया, क्योंकि वो तांबे के बर्तन में है। अब जब सूरज को पानी देंगे तो जो पानी नीचे गिरेगा वो सूरज की किरण पड़ेगी उस पानी पे, और वो पानी से जो रिफ्लेक्ट होकर किरणें आपकी आंखों में आएंगी, आपकी बॉडी में आएंगी, तो वो लाइट्स कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे हर एक फॉर्मूला या हर एक उसका नॉलेज है और मैं आपको नाम बताऊँ, बट अगेन आपको उसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में या बॉडी में जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज पर द रिसर्चर्स एज वेल। तो हर छोटी छोटी चीज़ जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं या हमारे कल्चर में लिखा हुआ है, अपने अपने धर्मों में लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो जो ये आपने आंसर मुझे दिया अभी कि नंबर्स का काफ़ी हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है, तो नंबर्स और नाम का जो आपने बोला, अगर नंबर्स लाइक माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 13th of October, तो उस हिसाब से माय नंबर विल बी 4 जी। तो उसके हिसाब से अगर मैं अपना नाम भी नहीं रखूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम देखिए, आपके लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है वो एक रीज़न से चल रही है। आप अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या आप यहाँ पे बैठे हैं या जो शूट कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, तो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे ही नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न। अगर आपने न्यूमरोलॉजी नहीं करवाई है अभी तक तो उसके पीछे भी एक रीज़न होगा। सही समय पे आप न्यूमरोलॉजी या ऐसी कुछ चीज़ों से डेफिनेटली इंटरैक्ट करेंगे जिससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो कुछ भी जीवन में सही या गलत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले तो लोगों को सही और गलत के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं अगर किसी को देख रहा हूँ जो 6 दिन से भूखा है, वो अगर कुछ कहीं से थोड़ा बहुत निकाल के अगर चोरी वगैरह करके खाना खा रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बोलूँगा कि वो चोरी कर रहा है और चोरी करना गलत है। लेकिन जो इंसान 6 दिन से भूखा है उसको अगर खाना चाहिए और वो बाय हुक एंड क्रुक खाना ले रहा है, तो क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है? नहीं, राइट। तो सही गलत ऐसी हर सिचुएशन में पड़ता है। हम जब ऑटो में होते हैं तो हम ऑटो वाले भैया को बोलते हैं अरे जल्दी चलाओ, कट मार के निकालो, ये करो वो करो। वहीं हम जब कार में बैठे होते हैं या हम बाइक भी चला रहे होते हैं और तब अगर कोई ऑटो वाला कट मारता है तब हम उसी ऑटो वाले को बोलते हैं अरे कैसे चला रहा है, ऑटो चलानी नहीं आती क्या? तो सही गलत के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाते हैं पहले। अगर आप न्यूमरोलॉजी नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं किया है आपने तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर आपने किया है तो उसके पीछे भी रीज़न है। बट या दीज आर द लॉजिक्स। अगर आप ये अगेन कमिंग एंड टू दिस क्वेश्चन कि अगर अभी भी ये पॉडकास्ट जो सुन रहा है या जो भी अलग अलग मीडियम से आप न्यूमरोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, तब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको न्यूमरोलॉजी करवाना है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। इंसान को इसी फ्लो के साथ, इसी ईजीनेस के साथ जीवन जीना चाहिए। कुछ सही गलत, मैंने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, मैंने वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ सही समय पे होगी और जो चीज़ हो रही है वो सही हो रही है। ये चीज़ इंसान को लेके चलना चाहिए। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे लोग नहीं करवाते हैं न्यूमरोलॉजी क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। स्टिल कैन इट अफेक्ट देम? नहीं, अगेन इट वोंट अफेक्ट देम अनटिल अनलेस दे आर नॉट हैविंग दैट नॉलेज। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये कुछ गलत है और आप अनजाने में वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपने गलत नहीं की, आपको उसका नॉलेज ही नहीं था। जब तक आपको नहीं पता है तब तक इट्स फाइन। अगर आपको पता है और वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप करवा लीजिए, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू।
तो अगेन जब तक मैंने यही बोला कि अगर आपको लॉजिक और भरोसा नहीं हो रहा है उस स्पेसिफिक चीज़ को करने में, तो आप किसी के दबाव में भी वो चीज़ करवा लेंगे तो उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगी। तो जो भी आप अपने लाइफ में चीज़ें करवाएं पूरे भरोसे के साथ करवाएं, पूरे लॉजिकल माइंड से, जब तक आप पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक ही करवाएं, उसके पहले नहीं करवाएं, अदरवाइज दैट्स ऑफ नो यूज़। थैंक यू सो मच आयुष गुप्ता जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। ये हमारा पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आयुष गुप्ता जी ने आंसर दिया होगा। थैंक यू सो मच आयुष गुप्ता जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।